हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड का हम क्विक रिवीजन कर रहे थे और पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सारे सेक्शंस को कवर किया था। ऑर्डर्स में हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया, हालांकि हमारा प्लान दो ही वीडियो का था, पर तीन वीडियो इसलिए बनाने पड़े सो दैट कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। सिविल प्रोसीजर कोड के क्विक रिवीजन में ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छे सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स को जो लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, अभी तक सिविल प्रोसीजर कोड के रिवीजन में हमने सबसे पहले वीडियो में अपने सेक्शन 1 से सेक्शन 158 तक कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक कवर किया और आज हमारे इस वीडियो में हम ऑर्डर 21 से ऑर्डर 51 कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अपना पेन पेपर रेडी रखिए, हाइलाइटर बेयर एक्ट अपने साथ में रखिए, हाईलाइट करते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और किसी भी जो चीज़ें, कभी देखिए क्या होता है कि सब कुछ आपके सामने रिटर्न में नहीं होता है स्लाइड्स में, तो जो बोला जाता है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ बोले जाते हैं जहाँ मैं इम्फेसाइज करता हूँ, तो प्लीज़ उनको भी नोट डाउन करें, आपके एग्जाम में वो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। और आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम ऑर्डर 21 करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। ऑर्डर 21, देखिए इसमें टोटल रूल 1 से लेके रूल 106 यानी कि टोटल 106 रूल्स हैं आपके इस पूरे ऑर्डर में। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है यहाँ पे। इसको आप किसके साथ पढ़ते हैं? सेक्शन आपका जो 36 है वहाँ से लेकर के आप सेक्शन 74 तक, यानी कि पार्ट 2 ऑफ सीपीसी जहाँ आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पढ़ते हो, वो इसका सब्सटेंटिव पार्ट है और ये उसका क्या है? प्रोसीजरल पार्ट है। And it will talk about the execution of decrees and orders and payment under decree। देखिए, जब पेमेंट की बात आ गई तो हम पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको ऑर्डर 21 पे, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो आप इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है जहां ऑर्डर 21 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको अलग से ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो यहाँ पे हम हल्का हल्का टचअप करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। हार्डली बस 2 वीक बचे हैं एग्ज़ाम में। अभी आपके 20 मार्च को एमपी जुडिशरी अपना एग्ज़ाम ले रही है, तो उस एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मैंने वीडियोस बनाए थे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले इसमें। चलिए, देखिए रूल 1 और 2 जो दोनों ही, ये दोनों ही आपके मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा। अभी डिक्री में जो पेमेंट अभी डिक्लेयर कर दी गई है वो डिक्री में पेमेंट कैसे की जाएगी, देखिए कैसे कर सकते हैं आप। इसमें वेरी सिंपल, इसको पढ़ेंगे तो आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बार इसको पढ़ जरूर लें आप। इसमें सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको जिस दोनों सेक्शन का। देखिए, जितना भी आपको जो अमाउंट है पैसों का, वो डिक्री में बताया गया है पे करने के लिए। उसे कैसे कर सकते हैं आप? या तो कोर्ट में पे कर देंगे अभी आप, सिंपल है कि नहीं, या तो आप कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए वो अमाउंट, या कोर्ट के बाहर डिक्री होल्डर को आपने दे दिया। कैसे दिया भाई? आपने पोस्टल मनी से दिया, थ्रू दी बैंक दिया है, एनईएफटी कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, पेटीएम कर दिया, कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है। या फिर कोर्ट ने जैसा आपको डायरेक्शन दिया आपने वैसा कर दिया। तीन काम आप कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर आप आउट ऑफ कोर्ट देते हैं तो आपको कोर्ट को एक इंटीमेशन देना होता है, ठीक है। अगर आप कोर्ट में पैसे भेजते हैं, मान लीजिए आपने भाई मनी ऑर्डर, पहले मनी ऑर्डर से भेजे जाते हैं, तो इन दैट केस तो उसके ऊपर आप डिटेल लिख के भेजें ना। जज साहब को कैसे पता लगेगा किस डिग्री के पैसे आए हैं मेरे पास? तो नंबर ऑफ द ओरिजिनल सूट, नेम्स ऑफ द पार्टी, मनी भी कैसे दिया जा रहा है, मतलब टुवार्ड्स द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, कॉस्ट, किस किस चीज़ को मिला के है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का नंबर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें करके देनी होती है, ठीक है। ये इतनी सी बात कहता है। चलिए, इसका प्रोवाइजो देख लीजिएगा एक बार। प्रोवाइजो से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर। मान लीजिए जब आप पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट कर दिए हैं, भाई कोर्ट के बाहर आपने उसको पेमेंट दे दी है, तो आप क्या करेंगे? आप भाई उसको बताएंगे कोर्ट को, कोर्ट में एक अपने देंगे नोटिस कि जी मैंने, और साथ ही उसको भी देंगे कि किस मोड से दी है। भाई आपने अगर डिक्री होल्डर को मनी ऑर्डर किया है, एनईएफटी किया है, तो अपना जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है वो उसमें डाल के उसको बताएंगे, नोटिस देंगे कि मैंने भाई पैसे आपको भेज दिए हैं।
और जिस दिन आपने उसको नोटिस भेज दिया उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है। ये रूल 2 इतनी सी बात यहाँ पे कह रहा है। चलिए रूल 2 को देख लीजिएगा। अभी आ जाते हैं सीधे, देखिए फिर आ जाता है सेकंड पार्ट, कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। जो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री है ये आपका रूल 3 से लेके रूल 9 तक बात करता है। आपको याद होगा हमने एक सेक्शन 17 पढ़ा था पीछे, जहाँ पे हमने बात की थी कि जहाँ प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पार्टीज की विल होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा था वहाँ पे, तो वो जिसको चाहे उस कोर्ट में जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ एक ही कोर्ट अगर एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में आती है तो एक ही कोर्ट सबको सेल कर सकता है। चलिए इतनी सी बात है। अगर कभी ट्रांसफर टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वो बता देता हूँ खाली। देखिए अगर किसी भी का सब्जेक्ट मैटर का जो अमाउंट है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो आप वो किसको भेज सकते हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट में भेज सकते हैं। तो आपको अमाउंट खाली यहाँ पे याद रखना है कि ये नॉट एक्सीड 2,000 रुपीज, इन दैट केस ओनली वैल्यू ऑफ द सेट कोर्ट। चलिए मोड ऑफ ट्रांसफर इतना जरूरी नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। प्रोसीजर वेयर कोर्ट डिजायर दैट इट्स ऑन डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। ठीक है, अभी कैसे भेजेगा कोर्ट की खाली इतनी बात की गई है। डिटेल के लिए आपको वीडियो देखना होगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अभी आ जाइए आप सीधे सीधे रूल 10 के ऊपर, क्योंकि 106 रूल कवर करने तो हमें काफ़ी सारे रूल स्किप करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो रूल 10 यहाँ पे क्या कहता है, देखिए रूल 10 कहता है कि एप्लीकेशन कहाँ लगेगी और हु कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए जहाँ पे डिक्री होल्डर की ये चाहता है, उसकी डिजायर है कि भी मेरी डिक्री जो है वो किसी दूसरे कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट कर दी जाए, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है। अब एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिक्री होल्डर दे सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमने कहाँ पे पढ़ा था, देखिए जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी जब भी ऐसी बातें आती है ना तो वो नोट करते चलिए। एक तो अब इसकी डेफिनेशन कहाँ पढ़ी थी आपने, 2 के 11 में, ये 11 है, सॉरी कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो कहाँ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में है। और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जब हमने आपको याद होगा की थी तो वहाँ पे हमने सेक्शन 50 एंड 52 किया था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में किस तरह से वो होगा, तो उनको भी साथ में रेफर कर लें। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई क्लेम बनता है डिक्री के अंडर, और ट्रांसफरी भी कर सकता है। ट्रांसफरी को आपने कहाँ किया था, सेक्शन 49 में आपने ट्रांसफरी के बारे में बात की थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाई ऑरल एप्लीकेशन क्या होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऑरल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब भाई आपका डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए कोर्ट में होता है तो ओरली जब डिक्री पास की जाती है तो ओरली उसको बोलता है और उसको एक एप्लीकेशन के तौर पर ही माना जाता है। और अगर रिटर्न देंगे तो भाई देखिए ये लॉजिकल चीज़ है, तो एप्लीकेशन पे भाई नंबर ऑफ सूट, नेम ऑफ पार्टी, डेट ऑफ डिक्री, भाई सारे पर्टिकुलर्स तो आप लिखोगे ना तभी तो पता लगेगा कोर्ट को। चलिए इसको देख लीजिएगा। अभी आप सीधा सीधा आ जाइए रूल 22 के ऊपर। देखिए देख लीजिएगा, उनको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बट वन टाइम स्टडी मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अभी हम आ जाते हैं 20 के ऊपर, सॉरी 22। अरे भाई कहाँ चले गए 22 साहब, यहाँ है। चलिए देखिए 22 क्या कहता है आपको कि भाई नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई नोटिस कब देना पड़ता है। नोटिस एग्जीक्यूशन कब देना पड़ेगा, अगर मोर देन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ डिक्री, भी डिक्री आके 2 साल हो गए हैं और तब तक भी किसी ने एग्जीक्यूशन नहीं कराया तो फिर अपोजिट पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आप शो कॉज दीजिए कि क्यों ना कराया जाए। ठीक है, दूसरा कब देना पड़ता है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी पार्टी का, ठीक है, और जहां पे एप्लीकेशन फाइल हुई एग्जीक्यूशन की अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A, ये यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई हैं, उन कंडीशंस के तहत। और या फिर असाइनी या रिसीवर के इंसॉल्वेंसी जब हो जाती है किसी की तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट कर देता है, या अगर उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन की है तो भी आपको वहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 22A को भी देख लीजिएगा। देखिए 22 इतनी सी बात कह रहा है कि मान लीजिए प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल हो गया, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में कोई प्रॉपर्टी सेल होनी थी, एग्जीक्यूशन
के लिए प्रॉपर्टी का प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि जजमेंट डेटर जो था वो भाई दुनिया से चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या सेल को सेट असाइड किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ इस ग्राउंड पे सेट असाइड नहीं किया जा सकता। वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक ऐसे जो जजमेंट डेटर का है, ठीक है, उसके थ्रू इसको किया जाएगा। लेकिन अगर जजमेंट डेटर वहां पे हैज बीन प्रिजुडाइज्ड बाय द सेल, तो इन दैट केस ये कैंसिल की जा सकती है। आप यहाँ पे बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस भी इशू होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अभी इंडोर्समेंट ऑफ प्रोसेस सेक्शन 25 देख लेते हैं हम। तो इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस में देखिए क्या क्या आता है कि ऑफिसर इंटरेस्टेड विद एग्जीक्यूशन शेल इंडोर्स द डे एंड मैनर इन विच इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड। भाई अगर एग्जीक्यूट नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, वो सब यहाँ पे वो बताएगा। ये आपका रूल 25 है। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। अब सीधे सीधे आ जाइए आप 27 के ऊपर कि भाई लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेटर डिस्चार्ज, नो ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन और डिस्चार्ज अंडर रूल 26 shall prevent the property or person of judgment debtor from being retaken in execution। भाई दोबारा से एग्जीक्यूशन लेने से उसे नहीं रोकता है। ये हमने रूल 26 में पढ़ा था। तो रूल 26 को व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए एग्जीक्यूशन पे कोर्ट स्टे कब लगा सकता है, तो ये कंडीशन खाली यहाँ पे दी गई है। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन की यहाँ ये बात करता है, तो इसको देख लीजिए। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन की कौन कौन से रूल बात करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रूल 26 से रूल 29 स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। चलिए वैसे एक बार इनमें इतना ही देख लीजिएगा। अभी आ जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल 30। देखिए यहाँ पे क्या कहता है आपका। 30 कहता है कि डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी में एवरी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज द अल्टरनेटिव ऑफ सम अदर रिलीफ मे बी एग्जीक्यूटेड बाय डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन। भाई ठीक है, पैसे नहीं दे रहे तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल में नहीं और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी अटैच सेल तो करेंगे ही, साथ में जेल भी भेज देंगे। ये दोनों चीज यहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ यू कम टू द रूल 32, जिनको मैं स्किप कर रहा हूं आप उनको भी देख सकते हैं। डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर एन इंजंक्शन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। उसको कि ऑर्डर 21 को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ मैं ज्यादा चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो आपका 33 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। 33 के बाद आप आ जाइए सीधे 44 के ऊपर, सॉरी 41 के ऊपर। 41 हमारा कहाँ चला गया, 41। चलिए नाउ विल कम टू 41। भाई प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की यहाँ बात करने लगा है। देखिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस सेक्शन में करते हैं, आपको याद होगा। जो प्रॉपर्टी अटैच होती है वो सेक्शन 60 से 64 तक अटैचमेंट है, और 65 से 67 आपका सेल है। इसको याद रखें, सेक्शन देखिए साथ साथ रखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 60 से लेकर 64 तक हम अटैचमेंट की बात करेंगे, और 65 से 70 तक हम सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतनी सी बात यहाँ पे बस। चलिए एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टी, देखिए जजमेंट डेटर का एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है ये कि वेयर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा कोर्ट में, क्या करेगा कि जजमेंट डेटर, और वेयर द जजमेंट डेटर इज अ कॉर्पोरेशन एनी ऑफिसर, अगर कोई कॉर्पोरेशन है तो उसका कोई भी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, उसको ऑरली एग्जामिन किया जाए कि वेदर एनी और व्हाट डेट्स आर ओविंग टू द जजमेंट डेटर। भाई कैसा तो नहीं उसके ऊपर और बहुत सारा कर्जा हो, तो उसको एग्जामिनेशन की बात ही करता है यहाँ पे। चलिए अभी आगे चलते हैं अपने, सीधे आ जाइए आप रूल 46 के ऊपर। अभी इसको थोड़ा सा फास्ट रखेंगे हम, क्योंकि ऐसे कवर नहीं हो पाएगा नहीं तो इस वीडियो में भी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। 46 बात करता है अटैचमेंट ऑफ डेट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर। भाई ऐसे डेट शेयर और दूसरी प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के हैं तो वो, लेकिन वो उसके
पोजेशन में नहीं है, ये इतनी सी बात यहाँ पे कह रहा है कि डेट नॉट सिक्योर्ड बाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ शेयर इन कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेशन, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इन द कोर्ट। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसके बाद सीधे 46A देखिएगा आप, नोटिस टू गार्निश, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूरा ही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि नोटिस टू दी गार्निश। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये मोर्टगेज के बारे में बात करता है। और उसके बाद आप सीधे सीधे आ जाइए 48 के ऊपर, देखिए कि अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस ऑफ सर्वेंट गवर्नमेंट, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ की बजाय बनता है आपका सेक्शन 60 से बनता है। ठीक है, सेक्शन 60 में आपने पढ़ा था कि क्या क्या एग्जाम्पशन है भाई। अगर मेंटेनेंस का मैटर है तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द सैलरी अटैच हो जाएगी। अदर देन मेंटेनेंस है तो उसमें अभी पहले फर्स्ट 1000 और रेस्ट का 2/3 अटैच नहीं होगा, या 1/3 अटैच नहीं होगा। एक्सेप्शन दे रखी थी, वो एक्सेप्शन सेक्शन 60 की एक बार जरूर पढ़ लें, वहीं से क्वेश्चन बनता है। इसको भी साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, सीधे से अभी आप आ जाइए रूल 50 के ऊपर। 50 आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं बनता है, एक बार देख लीजिएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अगेंस्ट अ फर्म, ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नाउ डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन रूल नंबर 58। आपको लग रहा होगा कि हम इसमें थोड़े से फास्ट पेज पे जा रहे हैं, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऑर्डर 21 के लिए आप अगर वो वीडियो देख लें तो अच्छा, लेकिन जो इसमें बताया गया है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बताया गया है। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका जो है, सॉरी मेरा कहना मतलब रूल आपका, रूल 58 आपका इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। देखिए जहाँ पे कोई क्लेम, प्रेफर और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड, कोई ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है अटैचमेंट ऑफ द एनी प्रॉपर्टी, कब किस अटैचमेंट में, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए अटैच की गई हो। और ग्राउंड वहां पे क्या लिया जाता है कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू सच अटैचमेंट। और कैसे लाइबल नहीं है, अभी सेक्शन 60 में बता रखा है कौन कौन सी लाइबल नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया। लेकिन अब प्रोवाइजो दिया गया है कि नो सच क्लेम और ऑब्जेक्शन सेल बी इंटरटेन, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट ये कंडीशन हो जाती है दोनों प्रोवाइजो यहाँ पे कि वेयर और बिफोर द क्लेम इज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन इज मेड, प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, उससे पहले प्रॉपर्टी सेल कर दी गई हो। और जहां पे कोर्ट कंसीडर कर लेता है कि जो ऑब्जेक्शन या क्लेम किया गया है दैट इज डिजाइनली और अननेसेसरली डिलेड, वो जानबूझकर किया जा रहा है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। तो 58 को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप 59 पे। 59 मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, 58 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेल आ गई, कोर्ट बोला कि भैया प्रॉपर्टी सेल होनी है एग्जीक्यूशन में, तो आपने मूवीज में देखा होगा तो दूसरी पार्टी क्या करती है, वो कोर्ट चली जाती है और वहां पे क्या करती है, जैसे आपने स्वर्ग मूवी में देखा था ना, राजेश खन्ना का जो बंगला होता है स्वर्ग, उसको स्टे के लिए चले जाते हैं, लास्ट स्टे नहीं हो पाता है तो गोविंदा साहब उसको खरीद लेते हैं बोली में। तो ऐसे ही स्टे ऑफ द सेल, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पे क्लेम वाज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन वाज मेड और प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी अटैच्ड और एडवर्टाइज्ड फॉर द सेल, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल जारी कर दिया गया है। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो एक ऑर्डर है, पोस्टपोन हो सकती है सेल की, ठीक है अभी बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर डिसीजन नहीं आया है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो न्यायालय को ऐसा आदेश दे सकता है कि अभी जो भी ऑब्जेक्शन के ऊपर हमने अभी तक कुछ नहीं किया है तो प्रॉपर्टी अभी नहीं बेची जाएगी जब तक कि ये डिसीजन नहीं आ जाता ऑब्जेक्शन के ऊपर। तो इसको स्टे ऑफ सेल, स्टे ऑन द सेल बोलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डायरेक्टली कम टू द 66, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। भाई कैसे बेची जाती हैं पब्लिक ऑक्शन की, बोला जाता है ना कि 500 रुपया एक, 500 रुपये दो, 500 रुपये तीन, तो 500 रुपये में प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ऐसे बोली लगती है ना। तो ये इसको पब्लिक ऑक्शन कहते हैं, जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी ऑर्डर की जाती है कि सोल्ड की जानी है, सेल की जानी है, कैसे, पब्लिक ऑक्शन के द्वारा। किस लिए, क्योंकि डिग्री एग्जीक्यूट करानी है, डिग्री एग्जीक्यूट करानी है डिग्री होल्डर के फेवर में। तो एक प्रोक्लेमेशन जारी होता है कि भाई ये सेल, और किस लैंग्वेज में होता है, जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है उसमें होता है।
ठीक है। प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड और वेयर अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द पार्ट ऑफ डिक्री, भाई उसमें से किसी पार्ट को भी बेचा जा सकता है। इसको भी एक बार देख लें, ये भी आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। टोटल 4 ही कंडीशन है इसमें जो आपके काम आते हैं, इसका प्रोवाइजो जरूर देख लीजिएगा। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द रूल 68, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 15 डेज और मूवेबल के लिए 7 डेज का कुछ टाइम लिमिट दे रखा है। ये टाइम स्केल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें। यहाँ पे देखिए क्या देता है ये कि भाई नो सेल है सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ राइटिंग ऑफ द जजमेंट डेटर टेक प्लेस अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एटलीस्ट कितना 15 दिन। अरे भाई ठीक है, चलिए, अरे पूरा ही हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कलर चेंज हो जाता है। आज ये एटलीस्ट 15 डेज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एटलीस्ट 7 डेज, ये दोनों क्या है भाई? 15 डेज इन केस ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड 7 डेज इन केस ऑफ अ मूवेबल, यानी सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 15 दिन और मूवेबल है तो 7 डेज। तो 15 को याद रखिए, क्योंकि 15 देखिए 15 के पहले 1 है, इसलिए ये आई से शुरू होगा, इमूवेबल। और 7 से पहले कुछ नहीं है तो 7 क्या है आपका? मूवेबल। आप 7 फेरे लेते हैं ना शादी में आदमी, तो 7 फेरे क्या करता है? मूव करता रहता है, और फिर पूरी जिंदगी मूव ही करता रहता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं 7 डेज। वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं कुछ भी याद करने के, ये थोड़े से फनी आइडियाज होते हैं विच विल हेल्प यू अलॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स आल्सो। नाउ डायरेक्टली कम टू द रूल नंबर 72। हम पहले जैसे बात कर चुके हैं कि वी आर डूइंग ओनली द इम्पोर्टेंट। देखिए 72 आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर और बाई प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। डिक्री होल्डर भाई वहां पे बिड नहीं लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ही डिक्री होल्डर हो और आप ही पहुंच गए कि भाई ठीक है प्रॉपर्टी तो मैं ही खरीद लेता हूँ, मेरे पास ही तो पैसे आने हैं। विदाउट परमिशन वो कोई भी डिक्री होल्डर जो है प्रॉपर्टी में ऐसे बिड नहीं लगा सकता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ कम टू 72 ए मोर्टगेज नॉट टू बिड एट सेल। मोर्टगेगी सॉरी मोर्टगेगी जो वो भी कोर्ट की परमिशन के बिना भाई वहां पे बिड नहीं लगा सकता है, उसको भी कोर्ट की परमिशन चाहिएगी। ये आपका 1976 में ऐड किया गया था। देखिए जब कोई आपके सब सेक्शंस आते हैं तो उनको भी याद कीजिए कि वो कब ऐड होता है, नीचे दिया होता है वेर एक्ट में, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट डायरेक्टली हम चलेंगे अभी 82 पे। डायरेक्ट हम 10 रूल्स को हम करते हैं। एक बार 74 भी देख लीजिएगा, 74 स्किपेबल नहीं है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अब आके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है हमारे उससे, तो वो आपका है 82 कि व्हाट कोर्ट में ऑर्डर सेल। देखिए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मे बी ऑर्डर्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो क्या करेगा आपको भाई स्टेटमेंट्स टू करेक्ट इनकरेक्ट में स्मॉल कॉज कोर्ट दे देगा। तो स्मॉल कॉज कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में, इतना याद रखिए। आप वो सेल नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ वी विल सी द 83। 83 इज आल्सो इंपॉर्टेंट हियर विद दिस। 83 कहता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू इनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री। कि भाई जजमेंट डेटर कह रहा है कि साहब मैं पैसे ले आऊंगा, मैं सारे पैसे दे दूंगा, मैं आपका पाई पाई आपकी चुका दूंगा, जज साहब आप थोड़ा सा खेल को पोस्टपोन कर दीजिए। यहाँ पे इस बारे में इसने बात की है, इसको भी हमें देखना होगा। नाउ 84 से लेकर अगर हम 89 तक बात करें तो एक बार आप सबको पढ़ लीजिए, ये सारे ही थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल ऑन डिफॉल्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम फॉर पेमेंट इन फुल ऑफ परचेज मनी। देखिए द फुल अमाउंट ऑफ परचेज मनी पेएबल शैल बी पेड बाय द परचेजर इनटू द कोर्ट। कहाँ देना है? कोर्ट में देना है, बिफोर द कोर्ट क्लोज ऑन। ये जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है वो है 15 डेज। इसको आप याद रखिएगा। 15 डेज कब देना भाई? 15 दिन से पहले पहले, कोर्ट बंद होने से पहले पहले देना है, जज साहब के घर जाने से पहले पहले। फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल होगी, परचेजर साहब ने खरीद ली, तो उसको 15 दिन से पहले पहले क्या करना पड़ेगा? कोर्ट बंद होने से पहले कोर्ट में अमाउंट जमा कराना होगा। प्रोवाइजो यहाँ पे इतना कहता है कैलकुलेटिंग द अमाउंट टू डू सो पेड इनटू द कोर्ट, परचेजर शैल हैव एडवांटेज ऑफ एनी सेट ऑफ
विच ही मे इंटाइटल अंडर रूल 72। ये एक प्रोवाइजो है। बाकी आपका एग्जाम जो क्वेश्चन बनता है वो 15 डे बनता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, ये आप याद रखिएगा। 86 में देखिए प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अब मान लीजिए अभी पेमेंट नहीं करता है, ये सारे इंटरलिंक है, मैं इसलिए इनको एक साथ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ये सारे इंटरलिंक है आपस में, कि इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट विद इन पीरियड मेंशन्ड इन अबो रूल, हमने अभी पढ़ा 15 दिन में नहीं कर पाता है, तो आफ्टर डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ सेल बी फॉरफिटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड। भाई ठीक है, तुम नहीं दे पा रहे पैसे, हम दोबारा बेच देंगे, ठीक है, और जो उससे सिक्योरिटी ली होगी उसको क्या करेगा कोर्ट, फॉरफिट कर लेगा। नोटिफिकेशन देगा फिर एक रीसेल के लिए, भाई जब उसने पैसे नहीं दिए 85 में 15 डेज में, 86 में नहीं देने पे रीसेल का बात कर दी, तो अब नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ना। तो एवरी रीसेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द परचेज मनी विद इन द पीरियड अलाउड बाई सच पेमेंट, कितना पीरियड था 15 डेज, कहाँ था 85 में था, 15 85 85 15, बिल्कुल दोनों 5 5 है आपस में, इतना याद रखिएगा। सेल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश प्रोक्लेमेशन, वहां पे जाएगा। 88 को भी इसके साथ देखिए, बिड ऑफ को शेयर टू हैव प्रेफरेंस। देखिए अगर कोई को शेयर है उस प्रॉपर्टी में तो उसकी बिड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। घर पे भी हम क्या होता है, जब हम कोई अपना प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो पहले हम अपने परिवार में, जो बड़ा परिवार होता है आपके अंकल आंट, उन सबसे पूछते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी सेल, पहले आप ले लो, लेना है तो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा, ऐसे वाली बात यहाँ की जाती है। फिर सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। अब मान लीजिए भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, बेच दी गई है, और एनी पर्सन क्लेमिंग इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी सोल्ड एट द टाइम ऑफ सेल और एट टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। अब वो क्या करेगा भाई, वो बोलेगा कि जितना अमाउंट में भाई परचेजर ने खरीदा है ना, उतना पैसा मैं, ठीक है, सम इक्वल टू 5% ऑफ द परचेज मनी, उतना मैं आपको दे दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी को सेल को सेट असाइड कर दो। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 89 में केस बताना चाहता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। चल्लामन्ने हुच्चा गोवड़ा वर्सेस एम आर तिरुमल्ला अनदर्स, ये केस आप नोट कर लें। चालामुन्ने हुच्चा गौड़ा वर्सेस एम आर तिरुमुल्ला एंड अनदर्स, AIR 2000 SCC 453। देखिए इस केस में क्या हुआ था कि जो रेस्पोंडेंट वन ने बिड लगाई थी और यहाँ पे जजमेंट डेटर ने उसके कॉस्ट के साथ पूरा अमाउंट कोर्ट में जमा कर दिया था। तो अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि भाई देखिए ऑर्डर 21 CPC का जो है वो बहुत वाइडली एक्सप्लेन करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्री ऑफ द कोर्ट, और जो ऑर्डर 21 का रूल 89 है, देखिए ये जजमेंट डेटर को सेल से तभी बचा सकता है जब भाई वो अपना अमाउंट पे कर दे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि जब अंडर रूल 92 सब रूल 2 वो अपना सेल को सेट असाइड किया जा सकता है, इतना आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केस को भी नोट कर लीजिएगा। अभी आप सीधे आ जाइए 92 पे, जो मैंने आपको बताया केस ये 92 है, और सॉरी रूल 92 का इसमें जिक्र किया गया था, और कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था वो इसके 92 के 2 पर दिया था, तो ये 92 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डायरेक्टली वी विल कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कि भाई 93 में कहता है कि रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टेन केसेस। देखिए जहाँ पे सेल है जो इमोबल प्रॉपर्टी की, वो सेट असाइड कर दी जाती है अंडर रूल 92। अभी हमने केस लॉ में भी बात की उसकी। तो भाई वहाँ पे क्या है कि परचेजर जो है वो इंटाइटल्ड है कि उसको रीपेमेंट हो जाए उसके पैसे की विद द कॉस्ट, विद और विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोर्ट क्या वो रहता है, लेकिन उसको वो पेमेंट हो जानी चाहिए। अभी सर्टिफिकेट ऑफ परचेज, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बनता क्या है, वो पूछता है आपसे कि भाई जब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बिकम एब्सोल्यूट, तो कोर्ट एक सर्टिफिकेट उसको ग्रांट करता, तो सेल एब्सोल्यूट होगी तभी उसको टाइटल मिलेगा परचेजर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए अभी ऑर्डर आफ्टर द एडजुडिकेशन 98 को भी देख लीजिएगा एक बार, स्किपेबल तो नहीं है कह सकते इसको, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नाउ इम्पोर्टेंट है आपका 105 और 106, ये दोनों ही आपके जो बात करते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन की हमने बात की थी वहाँ पे उसका हियरिंग क्या होगा। ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई है यहाँ पे उनकी हियरिंग के बारे में बात करते हैं, डिसीजन के बारे में बात करते हैं। तो 105 और 106
सेटिंग असाइड ऑर्डर पास्ट एक्स पार्टी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, जहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, क्योंकि एप्लीकेशन क्या है यहाँ, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वेयर इन केस ऑफ एक्स पार्टी, तो इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। और हमने वैसे ही बात की थी कि जैसे एक्स पार्टी डिग्री हमने कहाँ पे बात किया था, ऑर्डर 9 के रूल 6 में हमने बात की थी। और लिमिटेशन पीरियड के आर्टिकल 123 में इसका लिमिटेशन पीरियड दिया गया है 30 days का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑर्डर 21 खत्म हो जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड विद ऑर्डर 22। ऑर्डर 22 क्या कहता है, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी। देखिएगा, अगर किसी पार्टी की भी डेथ हो जाती है, किसी की मैरिज हो जाती है, और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज, जो मैरिज है यहाँ पे ये सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है। ठीक, अभी अगर कोई लड़की है, अनमैरिड थी, केस चल रहा था, वो भी बाद में शादीशुदा होगी, तो इन केस में क्या होगा, इसको हम मोटा मोटा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। रूल 1 कहता है कि नो अबैटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव। अगर राइट टू सू बचा हुआ है तो भाई कोई बात नहीं, वो आपका केस खत्म नहीं होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। जहां पे एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट मर जाता है और बाकी जिंदा रहते हैं और राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो भाई उस उनको छोड़ के बाकी पे मुकदमा ऐसे ही चलेगा। चलिए अभी आ जाइए रूल 3 के ऊपर, प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सोल प्लेंटिफ, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, ये भी वही बात कर रहा है आपका। नाउ इम्पोर्टेंट रूल इज द रूल 4, इसको हम बिल्कुल ऊपर से हाईलाइट करते हैं, पूरा ही ऑर्डर ये आपका सॉरी रूल आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट और सोल, ये क्योंकि डिफेंडेंट की बात करता है। देखिए प्लेंटिफ में तो क्या है, जब प्लेंटिफ की डेथ होती है तो भाई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर एप्लीकेशन लेकर आता है तो केस आगे चलेगा, लेकिन डिफेंडेंट जब अगर एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ लाइबिलिटी हो जाती है प्लेंटिफ की कि वो एप्लीकेशन लेकर आए, वो बताए कि भाई वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज डिफेंडेंट का, और मेरे केस को आगे प्रोसीड किया जाए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये इसी की बात करता है जो मैंने आपको बताया है अभी। चलिए नाउ वी विल गो टू डायरेक्टली रूल 5 4A। हाँ, 4A के लिए आपको वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन। अभी तक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, अब मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उस केस में क्या होगा। इन एनी सूट इट शैल अपीयर टू द कोर्ट दैट एनी पार्टी हु हैज डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। पेंडेंसी ऑफ सूट में पार्टी की डेथ हो जाती है और उसके पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा भाई, कोर्ट अपॉइंट कर देगा किसी को, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि भाई आप जो है इसकी इस डिजीज जजमेंट लेटर की, सॉरी नॉट जजमेंट लेटर, डिफेंडेंट की, अभी तक हम ऑर्डर 21 में ही घूम रहे हैं, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या फिर कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जैसा न्यायालय को उचित लगता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात ही कह रहा है कि भाई अगर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जो व्यक्ति है भाई वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या भी नहीं है, किसका, या तो डिजीज प्लेंटिफ का या डिजीज डिफेंडेंट का, तो ये क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करेगा, भाई ये क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा आपका कोर्ट। और हमने इसको कहाँ पढ़ा था, देखिए जहां भी इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं याद रखिए, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 में हमने इसको पढ़ा था। ये आप हमेशा याद रखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। चलिए अभी 6 कहता है कि नो अबैटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। भाई मान लीजिए भाई सुनवाई हो गई है, ठीक है, हियरिंग के बाद और फिर डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये आपका रूल 6 बताता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बता देता हूँ कि देखिए अगर जेंट्स की शादी होती है तो भाई वो तो वहीं रहते हैं, लेकिन लड़की को तो अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, वो दूसरे घर में जाती है। भाई ये सबसे बड़ा काम है किसी पूरे वर्ल्ड में कि अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे घर को अपना बना लेना, इतना बड़ा सेक्रीफाइस एक नारी ही कर सकती है। चलिए वो तो एक सेकंड इशू हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं उनके मुकदमे की। देखिए मैरिज जो है फीमेल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन अगर सिर्फ उसके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट करना पड़ जाए, उसके खिलाफ और किसी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ से जो फोर्स में है, हस्बैंड बाउंड है बाय लॉ
कि भाई वो अपनी वाइफ के डेट पे करेगा, वाइफ के कर्जों को वही उतारेगा, उनकी लाइबिलिटीज को वही पूरा करेगा, तो उस टाइम पे भाई वो क्या हो सकता है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी वो क्या की जा सकती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है, बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट दी हस्बैंड आल्सो। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट आ जाता है। व्हेन प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, देखिए अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है प्लेंटिफ, और जो असाइनी और रिसीवर अपॉइंट किए गए थे इंसॉल्वेंसी के अकाउंट में, या जो क्रेडिटर्स थे उसके लिए, वो क्या करते हैं, सेल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, वो जब तक आपका मुकदमा खारिज नहीं होगा तब तक वो रिसीवर या असाइनी जो थे वो मुकदमे को कंटिन्यू करने से मना नहीं कर देते हैं, अपना इंटरेस्ट छोड़ नहीं देते हैं। ये आपका रूल 8 इतनी सी बात कर रहा है। अब मान लीजिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, जहां पे असाइनी और रिसीवर नेग्लेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि वो मुकदमे को अभी जारी नहीं रख पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, सच सिक्योरिटी विद इन टाइम सो ऑर्डर द डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल, तो अभी डिफेंडेंट क्या कहेगा कि जनाब इसके रिसीवर और असाइनी तो मुकदमा चला नहीं पा रहे, तो आप एक काम करो मुकदमे को खारिज कर दीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर द डिसमिसल ऑफ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी, और कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट एंड अवार्डिंग टू द डिफेंडेंट द कॉस्ट। ये यहाँ पे इतनी सी बात कह रहा है। चलिए अभी 9 है, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट ऑफ डिसमिसल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद आ जाता है आपका सीधा सीधा यहाँ पे 10A, ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट द डेथ ऑफ पार्टी, भाई वकील साहब का ये ड्यूटी बनती है कि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो बताए कोर्ट को, और अपोजिट पार्टी को भी नोटिस दे कि भाई पार्टी की डेथ हो गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अभी आ जाइए सीधे सीधे आप ऑर्डर 23 के ऊपर, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट। देखिए विड्रॉल दो तरह से होता है भाई, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या विड्रॉल कर लेंगे। विड्रॉल होगा एक तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से आपने विड्रॉ कर लिया, और एक होता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और जब आप विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करते हैं तो यू मे बी अलाउड टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, बट अगर विदाउट परमिशन करते हैं तो यू विल बी प्रिक्लूडेड टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम पर्सन सेम पार्टी। अरेस्ट जुडिकाटा वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। चलिए रूल 1 कहता है विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडन और पार्ट ऑफ क्लेम, भाई जरूरी नहीं कि पूरा मुकदमा ही समझौते में हो जाए, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ क्लेम भी जो है खत्म किया जा सकता है समझौते के द्वारा। ठीक है, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी डिफेंडेंट, किसी एक या सभी डिफेंडेंट्स के खिलाफ वो कर सकता है ऐसा, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है कि भाई ठीक है आप अभी अपना समझौता कर लो, तो वहां पे विद द लीव ऑफ द कोर्ट हो जाता है। और जहां पे प्लेंटिफ क्या करता है, अबेंडन करता है एनी सूट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, भाई कोई पार्ट ऑफ क्लेम छोड़ दिया, पूरा मुकदमा छोड़ दिया, या विड्रॉ कर लेता है सूट से किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्लेम का विदाउट परमिशन, कोर्ट की परमिशन के बिना, तो क्या है, ही शैल बी लायबल टू फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवार्ड एंड shall be precluded from instituting any fresh suit on respect of such subject matter। जो मैंने आपको बताया था ये वही बात कह रहा है यहाँ पे। आ जाइए 1A पे, बहुत जरूरी नहीं है, स्किपेबल है, आप इसको एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। when ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट प्लेंटिफ में भी परमिटेड, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। लिमिटेशन लॉ, यहाँ से कि इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, कि इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड और परमिशन ग्रांटेड अंडर दी लास्ट प्रीसीडिंग रूल, भाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप दोबारा फ्रेश मुकदमा ला सकते हैं, तो जो पहले वाले मुकदमे में जो प्रोसीडिंग में जो टाइम लगा है वो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। ये इतनी सी बात कह रहा है। भाई कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। तो कॉम्प्रोमाइज की कहता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट दैट द सूट हैज बीन adjusted wholly or in part by any lawful agreement। और कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा, इन राइटिंग होगा और साइंड बाय द पार्टीज, और जहाँ पे डिफेंडेंट सेटिस्फाइड हो जा कर देता है किसको, प्लेंटिफ को, या तो पूरे या किसी पार्ट ऑफ द क्लेम के बारे में जो मुकदमे में है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और एक डिक्री उसके अकॉर्डिंग पास कर देगा। यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज से
सूट विड्रॉ होता है, तो इन दैट कंडीशन आपका जो है वो नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है? अपील नहीं कर सकते हैं उस केस में। कंसेंट हम पढ़ेंगे आगे, ऑर्डर 41 में कंसेंट डिक्री में नहीं होती है। रूल 3 है आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बार टू सूट, बार टू फर्दर सूट हम कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 12 में पढ़े थे, ऑर्डर 21A में पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखा करें। रूल 3B, नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो बात कर लेते हैं। अभी देखिए, कोर्ट की परमिशन के बिना कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की परमिशन आपको चाहिए ही चाहिए उन केसेस में, तभी आप उसमें जाएंगे। अगर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये वॉइड हो जाएंगे, इट शैल बी वॉइड। वो कंडीशन क्या क्या आ जाते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटी, वहां पे हमने पढ़ा था क्या कि भाई अटॉर्नी जनरल या फिर कोई भी दो ऐसे ज्यादा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से मुकदमा कर सकते हैं किसी पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। ऑर्डर 1 रूल 8 हमने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में पढ़ा था। कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर है जो अदर फैमिली मेंबर्स के उस पे रिप्रेजेंटेटिव नेचर में मुकदमा लेकर आता है, तो वो वहां पे भाई आके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट को जैसा उचित लगेगा दूसरी पार्टीज को सम्मन भेजेगा जो जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में, और तब उसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। विदाउट लीव ऑफ कोर्ट वो कॉम्प्रोमाइज वाइड माना जाएगा। यहाँ पे इतना सही है। चलिए अभी आ जाइए आप ऑर्डर 24 के ऊपर, पेमेंट इनटू द कोर्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा सा देख लीजिएगा एक बार कि डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। भाई कोर्ट में जो है कि जितना डिफेंडेंट है रिकवरी ऑफ डेट और डैमेजेस की बात करता है, जितना सम कोर्ट को सही लगता है वो कोर्ट में जमा कराएगा। नोटिस ऑफ डिपॉजिट देगा वो, ठीक है, सेल बी गिवन थ्रू दी कोर्ट देगा बाय द डिफेंडेंट, किसको? प्लेंटिफ को देगा कि मैंने इतना अमाउंट वहां जमा करा दिया है तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर। इंटरेस्ट क्या, हमने इंटरेस्ट पढ़ा था भाई कहाँ पे? सेक्शन 34 में। और जिस दिन पैसे जमा करा दिए, जैसे अभी अपने मोड ऑफ पेमेंट भी पढ़ा था ऑर्डर 21 के रूल 1 और रूल 2 में, तो उसके बाद इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा जिस दिन आपने नोटिस दे दिया है। ये इतनी सी बात कह रहा है। प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेटिस्फैक्शन इन पार्ट, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ कम टू दी ऑर्डर 25, सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। भाई कॉस्ट हमने कहाँ पढ़ा था? कॉस्ट आपको याद है? आपने सेक्शन 35 में पढ़ा था, जहाँ पे आप 35A में क्या पढ़ते हैं? कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट अपीलेबल होते हैं, लेकिन 35B में आपने क्या पढ़ा था? कॉस्ट कॉजिंग डिले। ये 35 अभी थोड़ा सा समझ जाया करें आप लोग, 35B है। तो कॉस्ट कॉजिंग डिले क्या है? अपीलेबल नहीं होता। वहाँ आपने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, ये वही बात करा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बस, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नाउ वंस अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, कमीशन। ठीक है भाई, कमीशन आप कब अपॉइंट करते हैं? देखिए, कमीशन का मतलब ये टेबल के नीचे से देने वाला कमीशन नहीं है, और ना ही ये कमीशन है जिसमें 20 30 40 आदमियों की कोई टीम बना, कमेटी बना दी जाती है। कमीशन कोई एक व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, जैसा न्यायालय को उचित लगता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें कोर्ट में कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब मान लीजिए आपको भाई जेल से किसी विटनेस को बुलाना है, और जेल 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो हमने 16A में पढ़ा था, वहाँ उसको कौन जाके एग्जामिन करेगा? कमीशन एग्जामिन करेगा। कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी है कोर्ट को, कौन करेगा? कमीशन करेगा। यानी कि किसी व्यक्ति को इसका भार सौंप दिया जाएगा और उसे कमीशन माना जाएगा। ठीक है, तो केस इन विच द कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, बट किन केसेस में? अगर या तो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्टेड है या वो आ नहीं सकता किसी वजह से, उस केस में क्या है, किसी व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए भाई वो इशू किया जा सकता है। अभी हम ऑर्डर फॉर कमीशन क्या होगा? देखिए, ऑर्डर ऑफ कमीशन जो है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये याद रखिएगा, फॉर दी अलग अलग पर्पज होते हैं भाई। हम अभी बात कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की। इट मे बी मेड बाय द कोर्ट ईदर और सुओ मोटो, या तो अपने आप या पार्टी के एप्लीकेशन पे जो एफिडेविट सपोर्ट करेगी, ठीक है, तो उस पे वो किया जा सकता है जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए वो एग्जामिन किया जाना है। वेयर विटनेस रिजाइड विद इन कोर्ट जुरिस्डिक्शन, भाई अगर अपने जुरिस्डिक्शन में तो हम भेज देंगे, करके आ जाएगा। पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में भी इशूज, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, कोर्ट किस किस के लिए भेज सकता है? या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकल लिमिट से बाहर रहता है, या कोई ऐसा आदमी जो अभी अबाउट टू लिव है,
भाई वो छोड़ के, इंडिया छोड़ के जाने वाला है, कहीं बाहर जाने वाला है, वो उसको जुरिस्डिक्शन को छोड़ के जाने वाला है, नॉट इंडिया, तो उस केस में भी ये कर सकता है। बस इसमें इतनी सी बात है, इसको एक बार देख लीजिएगा। फॉर ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन लोकल लिमिट बाय जजिस्ट्रेशन कोर्ट, इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन इंडिया, इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है ये, ठीक है, ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, उसी के ऊपर होता है। चलिए, कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन, ये नहीं है। रिटर्न ऑफ कमीशन विद डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस, देखिए जो कमीशन ले जाता है, और वो जो भाई विटनेस से जो एविडेंस लेता है, वो डॉक्यूमेंट हो गई या डायरेक्ट कोई उसकी गवाही होगी, वो उस पर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, और विद द हिज फुल रिकॉर्ड कोर्ट में सबमिट करता है, एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। व्हेन डिपोजिशन में बी रीड इन एविडेंस, देखिए डिपोजिशन कब पढ़ी जा सकती है, एविडेंस टेकन अंडर कमीशन शैल नॉट बी रीड एज एविडेंस इन सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी अगेंस्ट हुम सेम इज ऑफर्ड, उस पार्टी की कंसेंट के बिना नहीं कर सकते भाई हम। इसकी एक बार 11 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया एविडेंस, भाई 1 से 8 तक आप कर रहे थे विटनेस को एग्जामिनेशन। अभी हम 9 से स्टार्ट करेंगे, लोकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जैसे मैस ने प्रॉफिट को लेकर है, ठीक है भाई, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, रूल 9 में आ जाएगा, बस इतना यहाँ पे याद रखिएगा। प्रोसीजर फॉर ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का प्रोसीजर क्या है कि वो लोकल इंस्पेक्शन करेगा जैसा उसको उचित जरूरी लगता है, और उसको राइटिंग में लिखने के बाद उसने क्या क्या एविडेंस लिए हैं, उन एविडेंस के साथ में कोर्ट में वापस कर देगा, ठीक है भाई। रिपोर्ट एंड डिपोजिशन टू बी एविडेंस इन सूट कमिश्नर में एग्जामिन्ड इन पर्सन, देखिए जो रिपोर्ट है कमिश्नर साहब की, मतलब कमिश्नर कौन है, ये पुलिस कमिश्नर नहीं, जो कमीशन अपॉइंट किया गया था उस व्यक्ति को कमिश्नर कहा जाता है, और जो उसने एविडेंस लिए थे, वो जो एविडेंस इन द सूट होंगे, और वो जो मुकदमे का रिकॉर्ड है उसका पार्ट बन जाएंगे। लेकिन कोर्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ऑफ एनी, या तो कोर्ट या परमिशन ऑफ कोर्ट से, ठीक है, कोई भी पार्टी उसको एग्जामिन कर सकती है कमिश्नर को पर्सनली इन दी ओपन कोर्ट। इतना आपको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि कमिश्नर को भी, जो कमिश्नर लेते हैं उनको पर्सनली ओपन कोर्ट में एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। 10A को एक बार देख लीजिएगा, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये भी थोड़ा सा बन जाता है आप। अभी हम देखते हैं आपका जनरल प्रोविजंस क्या क्या रहेंगे। देखिए एक्सपेंस है जो कमीशन का, वो कौन देगा, एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई एक्सपेंस जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए इशू किया जा रहा है वो पार्टी वहाँ पे पे करती है, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू और बिफोर कमिश्नर, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसको उसको भी नोट डाउन करना होता है, जैसा हमने ऑब्जेक्शन में विटनेस वाले में ऑर्डर 18 में भी पढ़ा था रीजनिंग में। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको एक बार बस एक सिंगल एक बार ग्लांस स्टडी इसका करेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। नाउ वी विल कम टू दी ऑर्डर 27। देखिए 27 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेक्शन 79 और 80 से बनते हैं। सेक्शन 79 से क्वेश्चन बनता है आपका, हमने वहाँ भी सेक्शन फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि यूनियन ऑफ इंडिया, एंड जब लिखा जाता है कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस होता है तो हम क्या लिखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं, और किसको भेजते हैं हम वहाँ पे नोटिस, वहाँ भेज किसको भेजा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को भेजा जाता है। और 80 में हमने पढ़ा था कि नोटिस देना है, नोटिस कितना दिन पहले देना है, मिनिमम 60 डेज पहले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे को है तो वहाँ के जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। ये आपने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 60 डेज है, सेक्शन नहीं है, दिस इज 60 डेज गिवन इन सेक्शन 80। इन दो सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा आपको लेकर आना है या गवर्नमेंट के द्वारा कोई मुकदमा लाया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के किसी ऐसे ऑफिसर जिसको अपॉइंट कर रखा हो गवर्नमेंट ने, उसके द्वारा उसका साइन होना चाहिए, यानी कि पार्टी के तौर पे वो साइन करेगा वहाँ पे। पर्सन ऑथराइज टू एक्ट ऑन गवर्नमेंट, ये आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किपेबल है, ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाइए सीधे सीधे आप 27A पे। ये 27A यहाँ बात करता है कि सूट्स इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कब आता है, जब आपका किसी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको देखी जाती है वहाँ पे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नोटिस जाता है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का, एक ये प्रोविज़न इसमें देख लीजिएगा।
और बाकी इसको भी मेरे ख्याल से आप स्किप कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू ऑर्डर 28 सूट्स फॉर और बाय अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल एयरमैन। आपको सारे ऑर्डर्स पता तो होने ही चाहिए कि कौन सा ऑर्डर क्या बात कर रहा है। देखिए, जब कभी भी मुकदमा किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन हु कैन नॉट ऑब्टेन लीव मे ऑथराइज एनी पर्सन टू sue और डिफेंड। भाई देखिए, डिफेंस फोर्सेज में जो लोग हैं, प्रैक्टिकल लॉजिक्स होती है यहाँ पे कि उनको तो आप बॉर्डर से बुला नहीं सकते हैं यहाँ पे। अगर भाई उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो उनके बिहाफ पे कोई और उनके मुकदमे को डिफेंड भी कर सकता है और शू भी कर सकता है, मुकदमा कर भी सकता है और उसका डिफेंस भी ले सकता है। इतनी सी बात यहाँ कही गई है। और जो व्यक्ति ऐसा ऑथराइज किया जाएगा, ठीक है, वो पर्सनली और अपॉइंट प्लीडर, या तो वो स्वयं जाए भाई, एक तरह से वो रिकॉग्नाइज एजेंट हो जाता है उसका, या प्लीडर को भी अपॉइंट कर सकता है वो। ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया हमारे डिफेंस फोर्सेस को। सर्विस ऑन पर्सन सो ऑथराइज प्लीडर टू बी गुड सर्विस। जितनी सर्विस होगी, सम्मन की, नोटिस की, कोई भी होगी, तो वो उस व्यक्ति पर जो सेलर, एयरमैन, सोल्जर यानी डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस पर्सनल्स के बिहाफ पे शू कर रहा है या डिफेंड कर रहा है या उनके प्लेडर के उस पर होगी। बस सिंपल 3 रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अभी आपका ऑर्डर 29 बात करता है सूट्स बाय और अगेंस्ट दी कॉरपोरेशन। देखिए, हमने कॉरपोरेशन पहले ही कहा था कि कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी ऑफ द पर्सन, ठीक है। और उसमें हर कोई व्यक्ति से कोई इसी तरह समझा जाएगा, मान लो कि वो इज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। देखिए, जब कोई कॉरपोरेशन जाती है, भाई गवर्नमेंट में तो आपने कहा कि एक बंदा अपॉइंट कर दिया, उसने साइन कर दी प्लीडिंग। यहाँ पे कौन करेगा? देखिए, जब कोई भी मुकदमा किसी कॉरपोरेशन के द्वारा या उसके खिलाफ किया जाता है तो प्लीडिंग कौन साइन करता है? अगर वो करेगी मुकदमा कॉरपोरेशन के द्वारा होता है तो प्लेंट जाएगा, अगर उसके अगेंस्ट होता है तो रिटर्न स्टेटमेंट जाएगी। तो कॉरपोरेशन के बिहाफ पे उसका जो सेक्रेटरी होगा या डायरेक्टर होगा, ठीक है, वो या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, वो उसके बिहाफ पे जो है साइन करेगा वहां पे। सर्विस ऑन कॉर्पोरेशन भी वही समझी जाएगी कि उसके सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर यानी हेड जो होगा उसका, उसको कर दी जाएगी। वो ऐसा ही समझा जाएगा कि कॉरपोरेशन को की गई है। अब कल कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कॉरपोरेशन थोड़ी हूँ। भैया, अगर कोई ऑफिसर है कॉरपोरेशन का तो वो भी यहाँ पे क्या है? कॉरपोरेशन ही है। ये हमने प्लीडिंग के रूल में भी पढ़ा था। नाउ कम टू ऑर्डर 30। ये स्किपेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। सूट अगेंस्ट फर्म्स पर्सन कैरिंग बिजनेस नेम अदर देन, ये स्किपेबल है टोटली, इसको कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम के पर्पज से पढ़ने के लिए। चलिए, नाउ वी विल मूव अहेड ऑन नेक्स्ट ऑर्डर 31। ये भी मेरी तरफ से स्किपेबल है आपका। इसको बस एक ग्लास ये पता रखिए कि ऑर्डर 31 में दिया क्या गया, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल 3 रूल है और ये भी कॉरपोरेशन वाली ही बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बस एक रूल 3 को देख लीजिएगा एक बार कि हस्बैंड ऑफ मैरिड एग्जीक्यूटिव्स नॉट टू ज्वाइन। अगर कोई महिला है जो एग्जीक्यूटर है वहाँ पे, एग्जीक्यूटर है, तो उनके हस्बैंड को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोर्ट ऐसी डायरेक्शन नहीं दे देता है। एक ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। नाउ ऑर्डर 32, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूट्स बाई और अगेंस्ट दी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, रूल 1 क्या कहता है कि माइनर टू सू बाई नेक्स्ट फ्रेंड, कि वह माइनर को उसके नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा मुकदमा किया जाएगा। एवरी सूट बाई माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई हिज नेम बाई ए पर्सन हु इज इन सूट शैल बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे? नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर बोला जाएगा, उसके जो गार्जियन होंगे उनका यहाँ पे किया जाएगा। माइनर की डेफिनेशन कहाँ से ली गई है भाई? द पर्सन हु हैज नॉट अटेन द मेजोरिटी एज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है, उसको माइनर माना जाएगा। चलिए, रूल 2 कहता है कि वेयर सूट इज इंस्टीट्यूट विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लान टू बी टेकन ऑफ द फाइल। अगर कहीं मुकदमा फाइल कर दिया गया है बिहाफ के ऑन ऑफ द माइनर के बिहाफ पे विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, तो डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है कि प्लेंट जो है वो वापस ले लिया जाए एंड कॉस्ट पे किया जाए, ठीक है, प्लेडर और अदर पर्सन जिसने उसको, या तो वकील ने के द्वारा या फिर जिस व्यक्ति ने उसको प्रेजेंट किया है, भाई वापस लो और खर्चा भी दो। ये इतनी सी बात यहाँ कह रहा है। और यहाँ पे नोटिस भी देना पड़ेगा आपको उस व्यक्ति को जिसने कि भाई वहां पे दिया है। सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड सो ऑर्डर्ड। जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको भी यहाँ पे सिक्योरिटी फर्निश करनी होगी, इसको एक बार देख लीजिएगा। रूल 3, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर द माइनर डिफेंडेंट्स। माइनर डिफेंडेंट्स के लिए जो गार्जियन है
वो न्यायालय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नाउ हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड को कब और किसको अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी माइनर के केस में, ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साउंड माइंड का है और जिसने मेजोरिटी की एज अटेंड कर ली है वो नेक्स्ट फ्रेंड पे ऐड हो सकता है, क्योंकि भाई जो ऑलरेडी माइनर के लिए तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, बट यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, माइनर के ऊपर वही बुरा असर नहीं होना चाहिए, माइनर के खिलाफ नहीं होना चाहिए उसका इंटरेस्ट, ये यहाँ पे इतनी सी बात करता है। और जब माइनर का कोई गार्जियन अपॉइंट कर रखा है, माइनर के पास ऑलरेडी कोई गार्जियन है, ठीक है, और कंपिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट ने बता रखा है, तो नो पर्सन अदर देन गार्जियन सच एक्ट है भाई, फिर तो भाई गार्जियन को ही आना पड़ेगा नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड गार्जियन, भाई किसी को भी नहीं बना सकते, सामने वाले की आपको मर्जी लेनी पड़ेगी। चलिए रूल 5 कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट, जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में भी माइनर के बिहाफ पे जाएगी अदर देन द एप्लीकेशन अंडर रूल 10 सब रूल 2, उसको छोड़ के अभी हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो क्या है, वो नेक्स्ट फ्रेंड और उसके गार्जियन के द्वारा ही दी जाएगी, बस इतनी सी बात है। रिसिप्ट बाई नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री ऑफ माइनर, देखिए जो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट होता है, ही शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट रिसीव एनी मनी, भाई कोर्ट की परमिशन के बिना वो कोई पैसे नहीं लेगा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेगा माइनर के बिहाफ पे, मतलब ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है उसकी कोर्ट की परमिशन के बिना, ठीक है, जब तक कि या फिर कोई डिक्री आ गई माइनर के फेवर में तो उसमें जो पैसों का लेन देन हो रहा है वहां पे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी आपको, ठीक है। 7 को भी देख लीजिएगा एक बार, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑफ द सूट, ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन जो पहले वाले उन्हीं से बनता है, एक हाँ ये देख लीजिएगा रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड 8 और 9, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार कि रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड कैसे होता है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट फ्रेंड, रिटायरमेंट, रिमूवल, डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट, ये कोई ज़्यादा नहीं है, बस एक बार इसकी आप एक एट ए ग्लांस स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। नाउ ऑर्डर 32A, ऑर्डर 32A कहता है कि सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिलीज, फैमिली मैटर से रिलेटेड ये इसको इंसर्ट किया गया था। ये कहता है कि एप्लीकेशन क्या होगी, प्रोविजन ऑफ ऑर्डर शैल अप्लाई टू द सूट्स प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू दी मैटर्स कंसर्निंग दी फैमिलीज, आपको सबसे पहले तो ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑर्डर 32A है किस लिए, ठीक है, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये कब डाला गया था आपका 1976 में डाला गया था, इतना भी यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 80 था 1976 के अमेंडमेंट का, उससे इसको इंसर्ट किया गया था। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आपका रूल 2 आ जाता है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो कैमरा में होनी चाहिए, भाई जो भी इस ऑर्डर के अंडर में जो प्रोसीडिंग होंगी वो अंडर ओनली कैमरा रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए। उसमें ड्यूटी क्या रहेगी कोर्ट की, टू मेक द एफर्ट्स ऑफ सेटलमेंट, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू द फैक्ट्स, ये भी पढ़ लीजिएगा। फैमिली मीनिंग कोई सिक्स कोई ज़रूरी नहीं है, स्किपेबल है, तो इसमें इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, आपका ऑर्डर 33। देखिए इंडिजेंट पर्सन के तौर पे अगर कोई मुकदमा फाइल करना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रोविजन देने होंगे, कब इंडिजेंट हो सकता है, अगर वो उसके पास सफिशियंट मीन्स नहीं है अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इसको आपको याद रखना, ये एक्सेप्शन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए मतलब उसके पास नहीं है भाई, पैसे वगैरह नहीं है, वो नहीं कर सकता है इस केस में, तो उसके बाद क्या है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी इनटू द मीन्स ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन की भी वो सच में ऐसा है कि नहीं है, ये इंक्वायरी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। नाउ आपका जो यहाँ पे एक ऑर्डर 5 आता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस भी करेंगे, ये आपका यहाँ पे अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है 33 का, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए ये कई बार यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है और
कभी कभी ऑर्डर 33 रूल 5 से डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू यूज एज एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन के तौर पे आपकी एप्लीकेशन कब कब रिजेक्ट हो सकती है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे इट इज नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 2 एंड 3। ठीक है, जहाँ पे जो है भाई, वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, आदमी इंडिजेंट है ही नहीं, इंक्वायरी जब हमने कराई तो पता लगा वो तो इंडिजेंट है ही नहीं। तीसरा क्या है, इफ ही हैज विद इन 2 मंथ्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है, 2 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन disposed of any property fraudulently or in order to be able to apply for the permission to you as इंडिजेंट पर्सन। इश्यू आएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी। तो सी का जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, उसका प्रोवाइजो जरूर देख लीजिएगा। प्रोवाइजो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन तब तक नहीं की जाएगी, ठीक है, द एप्लीकेंट वुड बी इंटाइटल्ड टू सू एज, अगर वो इंटाइटल्ड है तो उसका अमाउंट नहीं दे, वैल्यू नहीं देखी जाएगी। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि किस ग्राउंड में रिजेक्ट की जा सकती है। वेयर हिज एलिगेशंस डू नॉट शो अ कॉज ऑफ एक्शन। भाई कॉज ऑफ एक्शन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में हमने यही पढ़ा था, इसको ऑर्डर 7 से लिंक करके देखिएगा, रूल 11 वहीं पे यही यही सब चीजें वहां भी हमने पढ़ी थी। तो सारी चीजें कॉमन है सीपीसी में, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। अभी आ जाते हैं 32 के रूल 6, 7। प्रोसीजर फॉर हियरिंग को एक बार जरूर देख लीजिएगा, रूल 7 से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नाउ डायरेक्टली वी विल कम टू द रूल 9। नॉट, एक बार देखिए, स्किपेबल इन द सेंस कि आप एक बार एक आपको एट ए ग्लांस स्टडी तो उसमें करना ही करना है। अब नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू दी रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। All matter arising between the state government and any party to the suit under Rule 10 and Rule 11 or Rule 12 shall be deemed to be questions arising between the parties to suit within the meaning of Section 47. Section 47 क्या कहता है कि क्वेश्चन determined by the court of executing, जो एग्जीक्यूट करता है डिग्री को उसके द्वारा। अभी हमने पढ़ा था कि कैन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिग्री, ये भी हमने सेक्शन 47 में पढ़ा था। ये आपका हो जाता है रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फी, एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें ऑर्डर में ज़्यादा पूछने की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप रूल 15A भी एक बार देख लीजिएगा, 15A से भी क्वेश्चन आया है पहले, ग्रांट ऑफ टाइम फॉर द कोर्ट फी, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है। चलिए, अभी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा पा रहे, नहीं तो आज के वीडियो में भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 34, इसको आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्किपेबल है, एग्जाम टाइम पे इसको स्किप कर सकते हैं आप। चलिए हम इसको भी स्किप कर देते हैं। वी विल फर्दर मूव नेक्स्ट टू ऑर्डर 35 इंटरप्रेटर सूट। ऑर्डर 35 इंटरप्रेटर सूट, अभी हम उसमें चलेंगे और हम उसको किसके साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 88। मैंने आपको वहाँ पे बताया था 35, 3 + 5 8, इसीलिए उसको कहा जाता है 88। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने कहा था सेक्शन 88 में कि भाई जो 35 है, यानी कि 3 प्लस आपका, वहाँ भी हमने इस बारे में बात की थी, 5 इज इक्वल टू क्या होता है 8, बस उसको हमने 2 बार लिख दिया तो इंटरप्रेटर सूट हो गया। तो इस तरह सेक्शन और ऑर्डर में आप कोरिलेशन बना सकते हैं। देखिए, इंटरप्रेटर सूट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। मैं आपको पहले एक मतलब समझा देता हूँ कि ये सूट तब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है जिसका पार्टी में कोई राइट की कोई बात नहीं करता है, सिर्फ वो अपने कॉस्ट चाहता है, खर्चा पानी चाहता है मुकदमा लाने में। अब मान लीजिए आप किसी घर में रहते थे और उसका जो भी ऑनर था वो नहीं रहा और उसके दोनों बेटों में झगड़ा होता कि आप मुझे रेंट दो, आप मुझे रेंट दो। अभी आप कंफ्यूज हैं कि आप रेंट किसको दें। तो आप तो अपना पार्ट निभाने को तैयार हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल भाई किसका राइट है इसके ऊपर। तो आप कोर्ट में चले जाते हैं कि इंटरप्रेटर सूट लेकर। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, इमूवेबल के लिए भी हो सकता है। देखिए, तो इसमें रूल 1 देखते हैं, प्लेंट इन इंटरप्रेटर सूट। प्लेंट जो होता है उसमें ऊपर ही लिखा जाता है कि द सूट इज अंडर ऑर्डर 35 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर में, अदर देन दी कॉस्ट। भाई खर्चा पानी तो लेगा ना भाई वो। ठीक है,
द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली, देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में लड़ाई नहीं होती। कमाल की बात क्या है इस केस में, इंटरप्रेटर सूट में जो झगड़ा होता है वो दोनों डिफेंडेंट के बीच होता है। जो डिसाइड करना होता है कोर्ट को, दोनों डिफेंडेंट के बीच डिसाइड करना होता है। प्लेंटिफ का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। चलिए, पेमेंट ऑफ थिंग्स इनटू द कोर्ट, भाई जो इस चीज को लेकर आप कोर्ट में गए थे उसको कोर्ट में जमा करा दीजिए। जैसे मैंने रेंट का एग्जांपल दिया, रेंट को वहां करा दीजिए, इतनी सी बात कह रहा है। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ, जहाँ पे देखिए अगर एक चीज है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन केस कोई मुकदमा पहले से अगर चल रहा है वहाँ पे उन दोनों के बीच में, तो उस केस में आप इंटरप्रेटर सूट नहीं लेके जा सकते हैं। फर्स्ट हियरिंग पे क्या प्रोसीजर रहेगा कि कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। उसमें लगता है कि वो जो बंदा इंटरप्रेटर सूट लेकर आया है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं सब्जेक्ट मैटर में, उसको फ्री भी कर सकता है या उसको एक प्रॉपर पार्टी बना के साथ में रख सकता है। और डिफेंडेंट दोनों डिफेंडेंट थे, उनमें से एक को प्लेंटिफ बना देगा, दूसरे को डिफेंडेंट रखेगा, किसी को भी, और नॉर्मल सूट की तरह आगे प्रोसेस होगा। चलिए, बस यहाँ पे इसकी एक बार ना ये दोनों इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्पेशल केस की। देखिए हमने स्पेशल केस कहाँ पढ़े थे, याद है आपको? जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्पेशल केस हमने पढ़े थे सेक्शन 89 से लेकर के 93 तक, वहां हमने स्पेशल केसेस की बात की थी। यहाँ पे टोटल 6 रूल दिए गए हैं इसमें। देखिए, पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन, भी कोर्ट के ओपिनियन के लिए मुकदमे को वहाँ भेजा जाए। पार्टी क्लेम करती हैं जो डिसीजन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, और वो रिटन एग्रीमेंट में है, ठीक है। इसको फ्रेंडली सूट भी हमने बात की थी ना, कि सेक्शन 90 की फ्रेंडली सूट भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 90 वाली ही बात कर रहा है आपकी यहाँ पे, जो एडीआर के जस्ट बाद आता है। 89 में एडीआर था हमारा और 90 हमने फ्रेंडली सूट की बात की थी। वही बात कह रहा है कि भाई कोर्ट के ओपिनियन पे आप कहीं पे रिटर्न में अगर दोनों पार्टी अगर हैं तो ओपिनियन ले सकती हैं। वेयर सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्टेटेड, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं बनता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि नो अपील फ्रॉम अ डिक्री पास्ड अंडर रूल 5, तो जो रूल 5 और 6 इन दोनों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन बन जाए। चलिए, नाउ इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका समरी प्रोसीजर। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर इसकी डिटेल सब में आप इसको समझना चाहते हैं, ये बिल्कुल डिटेल में समझने लायक आपका ऑर्डर है यहाँ पे समरी प्रोसीजर का, तो इसको जरूर समझें आप, ठीक है। ये वहाँ पे दिया गया है। चलिए अभी देखिए, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर लेते हैं कि कोर्ट एंड क्लासेज ऑफ सूट इन विच द ऑर्डर इज अप्लाई, भाई समरी प्रोसीजर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि समरी प्रोसीजर होता क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि समरी प्रोसीजर देखिए होता क्या है। समरी प्रोसीजर होता है जब कभी ऐसा हो जाए कि कुछ पैसों का लेन देन हो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह में, तो वहाँ पे उसको जो डिस्प्यूट है बहुत लेंथी ना बना के उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए आपका समरी प्रोसीजर लाया जाता है। अब समरी प्रोसीजर के मुकदमे किन कोर्ट्स में ला सकते हैं, तो रूल 1 आपको यही बता रहा है कि कौन से कोर्ट में आप जा सकते हो। यहाँ से ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तो मार्क कर ही लें। आपका हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, इन्हीं में आप जा सकते हो। अदर कोर्ट्स हैं इफ दे आर ऑथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। अगर हाई कोर्ट का ऑथराइजेशन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपके 3 कोर्ट ही हैं जहां आप मुकदमा समरी सूट ट्रायल ला सकते हो। देखिए, आपको ऑर्डिनरी सूट और समरी सूट में थोड़ा डिफरेंस समझने की जरूरत है। ऑर्डिनरी सूट अलग तरीके से आता है और समरी सूट अलग तरीके से आता है। जो आपके समरी सूट है ये किसके बिहाफ पे आता है, किस चीज़ों पे आता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या कोई गारंटी क्लेम अंडर, तो इन सब चीज़ों के बेस पर ही आपका समरी प्रोसीजर आता है। इसके ऊपर भी एक अलग से हमारा वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात कर लेते हैं कि देखिए जो आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा वो ऑर्डिनरी सूट तो हम करते हैं सेक्शन 26 में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। ये डिफरेंट कैसे जाएगा कि भाई अ सूट ऑन विच द order applies may if the plaintiff desire to proceed hereunder
बी इंस्टीट्यूटेड रिप्रेजेंटिंग ए प्लेंट, और वो प्लेंट क्या क्या कंटेन करेगा, स्पेसिफिक आवर्मेंट टू इफेक्ट दैट सूट इज टू फाइल अंडर दिस ऑर्डर, उसमें लिखा जाएगा अंडर द ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, समरी सूट हम लेके आ रहे हैं, दैट नो रिलीफ इज डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल हैज बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट। ये भी उसमें आपको स्टेट करना पड़ेगा कि जो इसके अंदर जिन रिलीफ की हमने बात की थी, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह की, हुंडीज की, अभी पैसों के लेन देन की, वही यहाँ पे आते हैं। और प्लेंट के ऊपर ये लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे ये चीज आपकी प्लेंट के ऊपर लिखी जाती है। और इसका जो सम्मन होता है वो फॉर्म नंबर 4 है अपेंडिक्स बी में। यहाँ से भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए आप रूल 3 पे, मैंने जो हाईलाइट किया आप इसको भी पॉज करके एक बार अपने उसमें भी हाईलाइट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट क्या रहेगा कि देखिए जहां पे सूट फाइल हो जाता है, प्लेंटिफ टुगेदर विद समवन अंडर रूल 2 सर्व ऑन डिफेंडेंट ए कॉपी ऑफ प्लेंट, भाई बिल्कुल उसकी कॉपी वैसे ही जाएगी। तो डिफेंडेंट के लिए जो टाइम है ना वो यहाँ पे 10 डेज है। भैया रिटर्न स्टेटमेंट नॉर्मल टाइम पे कितना था, 30 डेज था, 90 डेज तक बढ़ा सकते थे, बट यहाँ पे दे दिया है 10 डेज। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, इसको प्लीज 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 नोट कर लें, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पार्टी को भी बताना है, देखिए हमने लिखा है हिंदी में, पार्टी को भी बताना है ऑन द डे एंटरिंग द अपीयरेंस, ठीक है, नोटिस ऑफ सच अपीयरेंस शैल बी गिवन बाय डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ्स प्लीडर, प्लेंटिफ के प्लीडर को भी देना है, ठीक है, और पार्टी को भी इन्फॉर्म करना है। द डिफेंडेंट समन फॉर जजमेंट इन फॉर्म नंबर 4A होता है, उसके लिए खाली इतना देख लीजिएगा। प्रोवाइजो यहाँ पे जो दिया है कि जहाँ पे पार्ट ऑफ अमाउंट क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ इज एडमिटेड बाय डिफेंडेंट टू बी ड्यू फ्रॉम हिम, लीव टू डिफेंड द सूट शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस द अमाउंट सो एडमिटेड टू बी इज डिपॉजिटेड बाय डिफेंडेंट इनटू कोर्ट, अगर एडमिट कर लिया तो उतना अमाउंट आपको जमा कराना पड़ेगा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सब रूल 7 और रूल 3, कोर्ट और जज में फॉर सफिशिएंट कॉज शो डाउन शोन बाय द डिफेंडेंट, अगर वो सफिशिएंट कॉज दिखाता है तो जो डिले होगा डिफेंडेंट का अपीयरेंस में आफ्टर 10 डेज, तो उसमें कोर्ट टाइम दे सकता है। यहीं पे देखिए जब भी टाइम की बात आती है तो आपको वह सेक्शन 148 आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई एक महीने का टाइम, इन टोटल 130 डेज का टाइम बढ़ाने की पावर कहाँ दी गई है, 148 में दी गई है, ठीक है। तो रूल 4 को भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसका वीडियो आप अगर आप देखना चाहते तो पूरा देख सकते हैं, टोटल 7 रूल्स दे रखे हैं, इतना आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए, ऑर्डर 38 आपका बात करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। भाई देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में तो अरेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर जजमेंट से पहले अरेस्ट करना है तो 55 से लेकर 59 तक हम एग्जीक्यूशन में अरेस्ट वाले रूल पढ़ते हैं, वही रूल यहाँ भी लागू होते हैं। देखिए जहाँ पे डिफेंडेंट को बुलाया जाता है फॉर द अपीयरेंस इन कोर्ट टू फर्निश सिक्योरिटी और वो नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए द डिफेंडेंट विद इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है भाई, तो कोर्ट क्या करेगा उसको, और वो ट्राई कर रहा है उसकी लोकल लिमिट से बाहर जाने की, ठीक है, कि भाई मैं नहीं मिलूंगा तो भाग जाऊंगा मैं, तो उस केस में क्या, या तो चला गया है या जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो डिपो डिस्पोज्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या कर सकता है कोर्ट, एक वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट के लिए डिफेंडेंट को कि वैसे पकड़ के लाओ मेरे सामने तुम। लॉजिकल, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल, आप ऐसे मान के चलिए कि आप ही जज हैं, आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी सीपीसी में। नाउ सिक्योरिटी भी, जहाँ डिफेंडेंट भाई कोई कॉज नहीं दिखा पाता है, सफिशिएंट कॉज की भी, वो क्यों नहीं आया था ऑर्डर के बाद भी, तो कोर्ट क्या कर सकता है भाई, उसको बोलेगा कि आप एक काम करो अभी सिक्योरिटी जमा कराओ कोर्ट में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रूल 4 को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है। अभी अटैचमेंट की बात करते हैं कि भाई जहाँ डिफेंडेंट को बुलाया गया और वो नहीं आया, तो पहले हमने क्या भेजा था, वारंट भेजा था, तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे ग्राउंड दे दिए और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। रूल 9 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अटैचमेंट को कब रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। रूल आपका 11A, प्रोविजन एप्लीकेबल टू अटैचमेंट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज रूल 12,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये, डबल हाईलाइट कर दिया इसको मैंने। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट टू अटैचेबल बिफोर जजमेंट, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू ऑथराइज द प्लेंटिफ टू अप्लाई। प्लेंटिफ को ऑथराइज नहीं करता कि वो अप्लाई ही कर दे इस चीज के लिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप अटैच कर लीजिए। ठीक है, अगर वो कोई डिफेंडेंट आपका एग्रीकल्चरिस्ट है इन दैट केस। ठीक है, और अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 13 स्मॉल कोज कोर्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। चलिए, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑर्डर 39, टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलेक्टरी ऑर्डर्स। देखिए, ये दो चीजों की बात करता है, एक टेम्परेरी इंजंक्शंस की और एक इंटरलेक्टरी ऑर्डर्स की। टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या होती हैं? दे आर द जुडिशियल एडजुडिकेशन। ठीक है भाई, वो न्यायालय की ऐसी आदेशिका होती हैं विच टेल समवन टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए या करने से रोकने के लिए इशू की जाती हैं। तो आपका जो रूल 1 है वो बताता है कि वे टेम्परेरी इंजंक्शन कब दी जा सकती हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है टेम्परेरी इंजंक्शन और स्टे में, उसके लिए आपको इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट से। इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ द ब्रीच, भाई कोई कंटिन्यू ही ब्रीच करता जा रहा है उसको रोकने के लिए इंजंक्शन दी जा सकती है, जिससे कि जो प्लेंटिफ आया है उसके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए इंजंक्शन दी जाती है, पार्टीज के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। इतना आपको समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी भाई इसमें आपका रूल 3 पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, रूल 3 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये पोर्शन है कि भाई कॉपी ऑफ एफिडेविट, कॉपी ऑफ प्लेन, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये क्या क्या लगेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ रूल 3A भी इंपॉर्टेंट है कि विद इन 30 डेज, यहाँ जो टाइम लिमिट दी गई है, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर 30 दिन के अंदर कोर्ट को उसे निपटारा करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी पढ़ लीजिए। नाउ वी विल कम टू रूल 4 पे, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज वैलिड स्टेटस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट सब्सिडी, हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लॉजिकल चीज़ है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल ग्लांस स्टडी में भी आप बात कर सकते हो। नाउ वी विल कम टू इंटेलेक्चुअल ऑर्डर्स विद पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एट सब्जेक्ट मैटर, इनको एक ग्लांस स्टडी देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपका वो यहाँ पे ये आता है, नोटिस वाली बात यहाँ जो की गई है ये आपको एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा जरूर से जरूर। नाउ ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, देखिए रिसीवर कब अपॉइंट होते हैं, ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए, ग्राउंड्स के यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, भाई प्रॉपर्टी के लिए जब रिसीवर अपॉइंट होता है, ठीक है, वेदर बिफोर और आफ्टर द डिक्री, किसी व्यक्ति को पोजीशन से हटाने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाता है। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई उसको कुछ भत्ता तो मिलेगा, तो उसको भाई जो काम कर रहा है उसको कुछ अमाउंट पे किया जाना चाहिए, रिसीवर को खर्चा पानी मिलना चाहिए, उसी की बात कर रहा है। ड्यूटीज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ज़्यादा नहीं बनते हैं। एक ये बनता है कि क्या कलेक्टर साहब को, ये आपका एक यहाँ पे, इसको मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जरूर दूंगा, इससे पहले क्वेश्चन बना है कि क्या कलेक्टर साहब को अपॉइंटमेंट रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। तो देखिए, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑर्डर 40 रूल 5 में दे रखा है कि कब कलेक्टर साहब को अपॉइंट किया जा सकता है रिसीवर के तौर पे। नाउ ऑर्डर 41, अब यहां से देखिए हम आ जाते हैं अपील्स के ऊपर। ऑर्डर 41 से हमारी अपील स्टार्ट हो जाती है और इनको हम पढ़ते हैं सेक्शन 96 से लेकर के 99A तक पढ़ेंगे इसको। टोटल अपील तो 112 तक आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने आपको जो दी है डिग्री, उसके भाई पहली फर्स्ट अपील की ये बात करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब अपील की बात कर लेते हैं हम। देखिए, अपील कहाँ पे करते हैं हम, ओरिजिनल डिग्री से। तो यहाँ जो रूल तो बहुत सारे दे रखे हैं, 41 काफ़ी बड़ा रूल है, ऑर्डर है ये भी, तो यहाँ हम सारे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी सिर्फ हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। सबसे पहला रूल जो बात करता है, देखिए वो बात किस चीज़ की करता है, मेमोरेंडम की, कि भाई फॉर्म ऑफ अपील
व्हाट टू कंपनी मेमोरेंडम, भाई अपील की उसमें क्या क्या लगेगा, जजमेंट की कॉपी लगेगी, इसको एक बार देख लीजिए कंटेंट्स क्या क्या होंगे, ग्राउंड कौन से लिए जा सकते हैं, दो में सिर्फ एक बार सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत है। रिजेक्शन कब हो सकता है, ये ग्राउंड इसमें जो दिए हैं ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, भाई लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो गया है तो इन दैट केस आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद स्टे बाय अपीलेट कोर्ट, भाई इसको भी एक बार जनरली बस पढ़ लीजिएगा। फिर मेरे हिसाब जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, आप सीधे आ जाइए रूल 27 के ऊपर, ठीक है। बाकी 9 भी एक बार जरूर देख लें, रजिस्ट्री मेमोरेंडम अपील, ठीक है। लेकिन सीधा सा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट अभी बन रहा है वो आपका रूल नंबर 27 है, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट, वहीं से कई बार क्वेश्चन बना है। तो उससे पहले के वालों को हम स्किप कर रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम बिल्कुल पूरा आधा एक घंटे में सिर्फ हम अपील डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं तो सिर्फ हम उतनी ही बात करेंगे। तो आ जाइए सीधे से रूल 27 के ऊपर कि प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या अपीलेट कोर्ट भी एडिशनल एविडेंस ले सकता है। तो इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, द पार्टीज ऑफ एन अपील शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस, पार्टीज नहीं इंटाइटल्ड है एडिशनल एविडेंस के लिए, चाहे वो ओरल एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में एविडेंस दो तरह का बताया गया ना आपको, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो भाई वहाँ पार्टी तो इंटाइटल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट अब क्या है इस चीज में कि जो कोर्ट है, ठीक है, फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस विच ऑट टू हैव, भाई कोई ऐसा एविडेंस था जो लोअर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को लेना चाहिए था, उसने मना कर दिया है, तो वो एविडेंस वहां पे दिया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अपीलेट कोर्ट को भी अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, भाई उसको कोई भी किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे ले सकता है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यह केस नोट कर लीजिए इस बात के लिए, एन कमलम वर्सेस, एन कमालम, KMALAM कमालम वर्सेस IT स्वामी, AYTY अत्या स्वामी, आयत्या स्वामी, 2001 का केस है, SCC 503, ठीक है। तो इसमें यहाँ बात की गई थी कि एडिशनल एविडेंस लिया जा सकता है या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे स्लेम एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 का भी केस है, ठीक है भाई। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल में, इनकी ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो हम अपनी इन चीज़ों से डिले हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम अपने इसके साथ कि पॉइंट्स टू बी डिफाइन एंड रिकॉर्डेड, जो भी जो पॉइंट उसने किए उनको रिकॉर्ड किया जाना है। उसके बाद जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस्ड, भाई देखिए हमने जजमेंट ऑर्डर 20 में भी पढ़ा था कि ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। कंटेंट्स एंड डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट, इसको भी एक बार जरूर देख लें आप, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील की पावर्स क्या क्या होती हैं, इसको देख लीजिएगा, आज से कभी कभी कोई लॉजिकल क्वेश्चन निकल के आ सकता है, जनरली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद डिक्री इन अपील, भाई डेट एंड कंटेंट ऑफ डिक्री ऑर्डर 20 वाली ही बात करता है, सारी वही रहेंगी यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉपी का भी अपने 6B ऑर्डर 20 और 20 के रूल 20 में भी आपने देखा था कि कॉपीज मिलनी चाहिए सर्टिफाइड, बस ये इतनी सी ही बात कर रहा है। टोटल 37 रूल है तो इसको देख लीजिएगा। नाउ अपील फ्रॉम द अपीलेट डिग्री यानी कि सेकंड अपील, तो इसको देखिए अब सेकंड अपील को कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 100 से लेकर के, अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, सेकंड अपील कहाँ बताई गई है, सेक्शन 100 से लेके 103 तक आपके क्या है, ये सेकंड अपील के बारे में बात करता है। ऑर्डर 42 को किसके साथ पढ़ना है आपको, इसको 3 बना देते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है चलिए ओके, इसके साथ आपको पढ़ना है। तो प्रोसीजर तो दे दिया, अभी जो प्रोसीजर भाई ओरिजिनल अपील पे थे वो यहाँ भी लागू होंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट द अपील टू बी हर्ड इन क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड बाई इट, बस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ से कि सेकंड अपील कब अलाउ की जाती है। देखिए जब उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, आपको वो ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड
नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये आपको याद रखना है, वो होगा तो ही दिया जाएगा। ऑर्डर 42 में इतना ही दिया गया है। अभी 43 पे आप आ जाइए, अपील फ्रॉम दी ऑर्डर्स। भाई सारे ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं, सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं, और कभी भी ऑर्डर्स पे सेकंड अपील नहीं होती है। दो पॉइंट्स को आप नोट कर लें। कौन से ऑर्डर अपीलेबल है? जो सेक्शन 104 में बताए गए हैं वही अपीलेबल है भाई। कौन से? कोई ऐसा ऑर्डर जो आपका ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात की है इसने यहाँ पे, उससे रिलेटेड है तो वहां आपको कर सकते हो। कोई रूल 9 ऑर्डर 9 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल ऑफ सूट, तब आप कर सकते हो। और रूल 13 ऑर्डर 9 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एक्स पार्टी, तब आप कर सकते हो अपील। और कोई भी ऑर्डर अंडर रूल 21 ऑफ ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की जहां हमने बात की थी, रूल 34 ऑफ ऑर्डर 21 अंडर रूल 72 एंड और 92 ऑफ, जहाँ पे सेल सेट असाइड कर रहे थे ना ऑर्डर 21 में, कि भाई वो हमने केस भी बात की थी जहाँ पे तिरुमला वो त्रिमुला वाली, ठीक है, MR त्रिमुला का जो केस था, सेल को सेट असाइड करने वाली जो हमने बात की थी, उनके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो जितने भी ये रूल्स दे रखे हैं और ऑर्डर्स दे रखे हैं ना, ये आपको पक्का पता होनी चाहिए। इन सबको तो आप एक बार पक्का नोट कर लें अपने नोट्स में। मैं तो कहता हूँ ये पूरा ही पूरा सेक्शन एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि वो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा ऑर्डर अपीलेबल है और कौन सा नहीं है। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। Where any order is made under this code against a party and thereupon any judgment is pronounced against such party and a decree is drawn up, such party may in appeal against the decree contended that such order should not have been made, the judgment should not have been pronounced। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, ये बस आपको पता होना चाहिए, उतना बहुत आ जाता है। इसको एक बार आप सिर्फ एट ए ग्लांस इसको पढ़ लेंगे तो बहुत रहेगा। यस, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए आप कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? आपका सेक्शन 45 इसके लिए बात करता है, ठीक है। इसको आप देख लें ध्यान से एक बार जरूर। सुप्रीम कोर्ट में अपील ऐसे नहीं होती है, हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जब तक उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो, जर्नल इंपॉर्टेंस का, तब तक आपकी जो अपील है वो हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। एंड इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाई सुप्रीम कोर्ट। जब आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं मेमोरेंडम अपील का, तो उससे पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है हाई कोर्ट से, ठीक। और वो हाई कोर्ट इसमें दोनों चीजें सर्टिफाई करता है कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और वो क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द सर्टिफिकेट, वेयर सच सर्टिफिकेट इज रिफ्यूज्ड, द पेटिशन शैल बी डिसमिस। भाई पेटिशन डिसमिस कर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगी। आप SLP लेके जा सकते हैं, वो अलग चीज आ जाती है, लेकिन अपील नहीं जा सकती आपकी। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ग्रांट दी सर्टिफिकेट, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अभी इसमें और ज़्यादा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, डेप्थ में नहीं जाएंगे हम इसकी। अभी नाउ वी विल कम टू ऑर्डर 46 रेफरेंस। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस कहाँ पे दिया गया आपका? सेक्शन 103 में। देखिए रेफरेंस क्या है, इट इज इन द मैक्सिमम प्रैक्टिकली क्या होता है कि इन द नॉन अपीलेबल केसेस द लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट सीक्स द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए रेफरेंस दिया जाता है कि साहब इसमें आप अपना वो दे दीजिए। तो जो रेफरेंस में हमने पढ़ा था सेक्शन में, वही बातें यहाँ पर हैं। इस पूरे के पूरे को एक बार वन ग्लांस स्टडी आप जरूर कर लें। इसका मैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। हालांकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपके सेक्शन से ही आता है, फिर भी इसको एक बार देख लीजिएगा। रिव्यू, देखिए रिव्यू कहाँ आता है, और हाँ रेफरेंस में आपको बता दूं CRPC में कहाँ होता है। CRPC में उसको पढ़ते हो आप सेक्शन 395 में, ये भी याद रखिएगा। और रिव्यू जो है क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होता है, सिर्फ सिविल केसेस में होता है। मैं ये 5 है, इट इज 5, ठीक है। ये किसके लिए बताया मैंने? ये रेफरेंस के लिए बताया। रिव्यू क्रिमिनल CRPC में क्रिमिनल केसेस में होता ही नहीं है। जो रिव्यू होता है बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज होता है, ठीक है।
अ डिसीजन ऑन डिफरेंस फ्रॉम स्मॉल कॉज कोर्ट भी रिव्यू हो सकता है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए अब सीधा सीधा चलते हैं। रिवीजन के लिए जो है यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखिए, कहीं आप कंफ्यूज है कि रेफरेंस आगा रिव्यू फिर रिवीजन आना चाहिए, नहीं। फिर मिसलेनियस दिए गए हैं, इससे आगे आप एक बार पूरा पढ़ लें। इसके बाद 47 को, सॉरी, उसके बाद 50 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड और 51 आ जाता है आपका प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे 51 ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे तीनों जो हमने 3 वीडियो बनाए हैं इसमें, उन तीनों में, जिसमें पहले में हमने सेक्शन कवर किए हैं, दूसरे में ऑर्डर 1 से 20 तक और तीसरे में 21 से यहाँ तक, थोड़ा सा फास्ट पेस पे जरूर रहना पड़ा हमें खत्म, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया हमने कवर किया है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, और आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको हमारे तीनों वीडियोस कैसे लगे सीपीसी पे, और इस क्विक रिवीजन के बाद आपको क्या समझ में आया। अगर किसी भी टॉपिक को, मैक्सिमम वीडियोस अवेलेबल है सिविल प्रोसीजर कोड की प्लेलिस्ट पे, आप चैनल पे जाएंगे तो, अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे डेली क्वेश्चन पोल होती है, कई सारे स्टडी मटेरियल शेयर होते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपके बहुत बेनिफिटेड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।